हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। मैं दुष्यंत आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपकी हिस्ट्री की क्लास को लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपका एंसेंट हिस्ट्री को कवर कर रहा हूँ और हम जो पढ़ते हुए जो हमारा टॉपिक आज आ चुका है, हम पढ़ रहे हैं मौर्य वंश, जो कि मगध के ही अंदर आता है। और मौर्य वंश में भी आज जो हम कवर करने वाले हैं वो किसको कवर करेंगे? मोस्टली पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आपका बिंदुसार और अशोक के बारे में। जो भी पॉइंट आपकी परीक्षा के हिसाब से बन सकते हैं, परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जहां से उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करिए कि जो भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बने वो मेरी ही क्लास के द्वारा आपको पढ़ाया गया हो। तो आइए करते हैं स्टार्ट बिगर किसी देरी के। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो भी बच्चे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं या वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दो और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास में आता रहे। क्योंकि स्टडी करके प्लेटफॉर्म पे आपको और भी बहुत सी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। यही नहीं कि आपको हिस्ट्री ही पढ़ाया जा रहा है, मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता है, आपको हिंदी भी पढ़ाई जाती है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूं, आप जब बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा और आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा में जाती रहेगी और आप अपनी नौकरी को श्योर कर पाओगे, अपनी जॉब को श्योर कर पाओगे, आपका श्योरिटी से नंबर आएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्योंकि कमेंट ही वो माध्यम है जो आपको हमसे जोड़ता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जिस तरीके से मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, आप शुरू से जाकर प्लेलिस्ट से जाकर सारी हिस्ट्री की वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। हिस्ट्री को मैंने स्ट्रक्चर बेस पे पढ़ाया है, ना कि एकदम थ्योरी से नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर बेस में उसको डिजाइन किया है कंटेंट को, तब आपको पढ़ाया है, जिससे आपको चीजें बहुत ज्यादा आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, आइए करते हैं स्टार्ट और कमेंट्स के माध्यम से जरूर हमको ये बताइएगा जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको कैसा लग रहा है। फीडबैक, अच्छा फीडबैक दीजिएगा और हमको मोटिवेट कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूं और हर एक वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर उपस्थित होता रहूं। ठीक है, आइए करते हैं स्टार्ट मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का आज जो हम पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें केवल हम बिंदुसार और आपके अशोक के बारे में बात करेंगे। तो मौर्य जो हमारा साम्राज्य हुआ था, इसमें आपके तीन राजा बहुत ही फेमस हुए थे आपके। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी किसके? चाणक्य की सहायता से। और दूसरे नंबर पे बिंदुसार और तीसरे नंबर पे कौन थे? आपके अशोक थे। और जो अंतिम राजा पूछे जाते तो वैद्रथ जो थे, वैद्रथ की हत्या करके किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग कौन था? आपका वैद्रथ का एक कौन था? सेनापति था। उन्होंने आपकी वैद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने आपकी शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, ये सब बाद की बातें, मैं आपको हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से डीप जाकर अंदर जाकर पढ़ाने वाला हूं। क्लास को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और लाइक शेयर कमेंट दबा के करना है। आइए, ठीक है, आगे चलते हैं। बिंदुसार, तो सबसे पहले बिंदुसार का कार्यकाल देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जामिनर कि बिंदुसार का कार्यकाल कितना रहा है। तो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक का जो काल रहा है, जो समय अवधि रही है, वो किसका था? आपका बिंदुसार का था। अब बिंदुसार से कोई ज्यादा क्वेश्चन फैक्ट बनते नहीं है, जो भी बनते हैं आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने इनको डिजाइन किया है और आपको जो भी क्वेश्चन बनेंगे यहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था। कौन था आपका? बिंदुसार आपका चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था। कौन? बिंदुसार। ठीक है, अब इसके अन्य नामों के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि अमित्रकेडीज। अमित्रकेडीज किसके लिए कहा गया है? आपका बिंदुसार के लिए अमित्रकेडीज कहा गया है। और अमित्रकेडीज को ही अमित्रघात, कभी कभी एग्जामिनर आपके साथ खेलता है, क्या करता है? अमित्रकेडीज या अमित्रघात की जगह अमित्रकेडीज दे देगा, अमित्रकेडीज की जगह अमित्रघात दे देगा। दोनों ही चीजें एक ही हैं,
या फिर ऐसा भी कह सकता है कि शत्रुओं का नाश करने वाला किस शासक को कहा गया है, तो बिंदुसार को कहा गया है आपका शत्रुओं का नाश करने वाला, जो कि आपका अमित्रकेडीज के नाम से जाना जाता था, या अमित्रघात। अमित्रकेडीज या अमित्रघात का ही अगर जो आप संक्षिप्त वर्णन देखें तो इसी का जो रूप है शत्रुओं का नाश करने वाला, इसी का मतलब होता है किसका, अमित्रघात का। ठीक है, और ये किसने कहा है बिंदुसार के लिए, यूनानी लेखकों ने ये कहा है। किसने कहा है, यूनानी लेखकों ने ये कहा है कि बिंदुसार शत्रुओं का नाश करने वाला शासक हुआ था। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक चीज को क्लियरली समझेंगे, और अगर जो कोई भी डाउट लगता है तो सीधा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछो, मैं आपको तुरंत एकदम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं सिंह सैन। तो सिंह सैन आपका जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ के माध्यम से बिंदुसार को क्या कहा गया है, सिंह सैन कहा गया है आपका जैन ग्रंथ के माध्यम से। भद्रसाल, भद्रसाल भी किसको कहा गया है, आपका बिंदुसार को ही भद्रसाल के नाम से जाना जाता है। और जो ये किसके द्वारा बताया गया है, ये वायु पुराण के माध्यम से यह चीजें हमें बताई गई है कि भद्रसाल किसका नाम था, बिंदुसार का नाम था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में, कहां पे, तक्षशिला में। तक्षशिला वही है जहां सेल्यूकस निकेटर से आपका मौर्य साम्राज्य जब स्थापित किया गया था, तो तक्षशिला में जो युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर से। ठीक है, तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ, जिनका दमन करने पहली बार सुसीन को भेजा और दूसरी बार अशोक को भेजा गया था। ये जो हमें जानकारी मिलती है, ये मिलती है हमें दिव्य वादान के द्वारा। दिव्य वादान के द्वारा ये हमें जानकारी मिलती है कि आपका बिंदुसार के समय में 2 बार तक्षशिला में विद्रोह उभर रहे थे। किसके खिलाफ, राजा के खिलाफ, राजाओं के खिलाफ। क्या था, राजा जो आपका बिंदुसार था उस समय, मौर्य साम्राज्य काफी बड़ा साम्राज्य था। ये मैंने आपको पार्ट 1 में बहुत डीप तरीके से, अच्छी तरीके से समझाया है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो जो तक्षशिला था उसमें विद्रोह बार बार उभर रहे थे, किसके खिलाफ, राजा के विरुद्ध। तो राजा ने अपना पहला पुत्र भेजा जिसका नाम था सुसीन, कि तुम जाओ और इस विद्रोह को दबाने की कोशिश करो, वहां जाकर देखो कि आखिर चीजें क्या है। ठीक है, फिर तो सुसीन यहाँ पर क्या होते हैं, नाकामयाब होते हैं, इस विद्रोह को नहीं दबा पाते हैं। तो फिर दूसरी बार किसको भेजा जाता है, अशोक को भेजा जाता है, और अशोक यहाँ पे कामयाब हो जाते हैं। तभी से यह अंदाजा लगाया जाता है, ये बताया जाता है, तभी से अंदाजा लगाया जाता है कि अशोक का यहीं से निर्णय कर लिया गया था कि अशोक आने वाले मौर्य साम्राज्य के क्या होंगे, राजा होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका एस्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा, एस्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत डाइमेकस का आगमन हुआ था। ये बताया गया है एस्ट्रोबे के अनुसार, ये एक लेखक थे हमारे, इन्होंने बताया है कि सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत डायनेमिक्स का आगमन हुआ था। किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में ये आए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टॉलमी सेकंड या फिलाडेफस के राजदूत डायनोसिस का आगमन हुआ था। किसके दरबार में, आपका बिंदुसार के दरबार में इनका भी आगमन हुआ था। ये भी एक राजदूत थे, कहां के, मिस्र के। कौन, डायनोसिस जिसको किसने भेजा था, टॉलमी सेकंड ने भेजा था। तो हर एक चीज को अच्छी तरीके से क्लियर समझेंगे। डायनोसिस कहां से थे, मिस्र से थे, और डाइमेकस कहां से थे, आपके सीरिया से थे। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। अब आगे देखते हैं। तो बताया जाता है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकोटस से 3 मांगे रखी थी। क्या, मीठी मदिरा, सूखा अंजीर और दार्शनिक। मीठी मदिरा, सूखा अंजीर और दार्शनिक, ये सीरिया के शासक एंटियोकोटस से बिंदुसार ने 3 मांगे रखी थी, जिसमें से आपके सीरिया के शासक ने 2 मांगों को पूरा कर दिया था। कौन कौन सी को, मीठी मदिरा और सूखा अंजीर को देकर के उन्होंने 2 मांगे पूरी कर दी थी, और दार्शनिक को उन्होंने मना कर दिया था कि ये हमारे
शासन के या क्रियाकलाप के विरुद्ध जाता है, तो इसलिए उन्होंने दार्शनिक के लिए मना कर दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे कौन? आपके बिंदुसार। बिंदुसार जो थे आपके आजीवक संप्रदाय के क्या थे? अनुयायी थे। और इसके बाद में जो एक फैक्ट और बन सकता है, इनकी मृत्यु से बन सकता है। तो बिंदुसार की जो मृत्यु हुई थी वो 273 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, जितने भी बिंदुसार से आपके फैक्ट बन सकते थे, क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकते थे, हर एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिखा हुआ मिलेगा। आप जाके मॉक दीजिए, आप ऑब्जेक्टिव लगाइए और देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको क्लास के अंदर से मिलने वाला है। एक भी क्वेश्चन आपको क्लास से बाहर नहीं मिलेगा। बिंदुसार के आप लगा के देखना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, विश्वास कीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अशोक की तरफ। ठीक है, अशोक भारत के बहुत ही महान राजाओं में से राजा हुए थे। अब अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अशोक, तो अशोक का जो कार्यकाल रहा है वो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल रहा है। इन्होंने शासन किया है इतने समय तक। लेकिन आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताता हूं कि जो अशोक मगध का राज्य सिंहासन संभाला था वो कितने में संभाला था? 269 ईसा पूर्व में मगध का आपका राज सिंहासन संभाला था किसने? अशोक ने। तो जब आपका 273 ईसा पूर्व में आपकी किसकी? बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी। तो ये बीच के 4 साल शासन आखिर किया किसने? क्या इस बीच में कहानी रही थी? तो आपका बौद्ध ग्रंथों के अनुसार या सिंहली अनुश्रुति के अनुसार ये बताया जाता है कि जो इनके और बेटे थे, किसके? बिंदुसार के जो और बेटे थे उनमें आपका अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके इनके बीच में संघर्ष चला 4 साल तक, क्योंकि 273 में मृत्यु हुई, 273, 272, 271, 270। तो ये 4 साल जो था, 4 साल जो इनके बीच में संघर्ष चला था, इसमें अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके तब राज्य सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, तो ये आपका एक बन सकता है बीच में आपके मन में सवाल कि आखिर ये 4 साल का गैप कहां रहा था। तो ऐसा भी बताया जाता है। ठीक है, ये इतिहासकार, हर एक इतिहास में ये चीज नहीं बताई है। आपका बहुत इतिहासकार इससे सहमत नहीं है, बहुत से साहित्य इससे सहमत नहीं है। इस चीज में हमको नहीं जाना है, हमको केवल वो देखना है कि हमारे एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अवंती, बोले तो उज्जैनी का उपराजा या वायसराय था या राज्यपाल था। ठीक है, बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता बिंदुसार के समय में या शासनकाल में कहां का राज्यपाल था? क्वेश्चन बना है और आपसे पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो कहां का था? आपका अवंती या उज्जैनी का ये राज्यपाल था, या वायसराय था, या आपका उपराजा था। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। कोई भी आपको डाउट है, कैसा ही भी, आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए, मैं आपको एक बहुत ही आपका अर्थपूर्ण उत्तर दूंगा उसका। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राज्य सिंहासन प्राप्त किया था। जो भी चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी कि ये जो 4 साल का संघर्ष था, इसको ये बताया जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके तब अपना राज्य सिंहासन हासिल किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कलहड़ ने लिखा है कि अशोक ने विशस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। तो जो आपसे क्वेश्चन यहां से बना है, और आप रेलवे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर खोल के देखना, आपको 101% ये क्वेश्चन मिलने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, कई बार रिपीट हुआ है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। तो श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? आपकी अशोक ने की थी। और विशस्ता बोलते तो झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना
की गई थी। ठीक है, और आपको पता है कल्हड़, कल्हड़ जो कश्मीर का इतिहास किसने लिखा है, कल्हड़ के ही द्वारा लिखा गया है, इसीलिए कल्हड़ ने ये लिखा है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलना है, कोई भी कंफ्यूजन मन में नहीं रहना है, कोई डाउट नहीं रखना है। कोई भी डाउट है मैं फिर से कहता हूं कि कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। मात्र और मात्र एक ही रानी का उल्लेख मिला है आपका, जितने भी उसने शिलालेख, स्तंभ लेख, जितने भी लेख उत्कीर्ण करवाए उसमें मात्र एक ही रानी का उल्लेख मिलता है, जिसका नाम क्या था, कारुवाकी। कारुवाकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है कि अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में किस रानी या एक कौन सी रानी थी जिसका उत्कीर्ण मिलता है, तो कारुवाकी का मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अशोक 269 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राजा सिंहासन पर बैठा था। ये चीज मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर कर दी है कि ये 4 साल के बीच में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक का नाम, अच्छा अशोक का जो नाम है, अशोक का नाम अशोक जो मिलता है वो आपके 2 शिलालेख, कौन सा, मास्की और गुर्जरा, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। और बहुत से अभिलेखों में क्या मिलता है, दिव्य नाम प्रियदर्शी मिलता है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध था और इसमें अशोक विजय हुआ। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। आपको पता होगा, आपसे पूछा गया है, ये बहुत आपने युद्ध पढ़े होंगे तो उसमें फैक्ट देखा होगा कि कलिंग का युद्ध कहां हुआ था, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। लेकिन जो आप इसके बारे में जो जानकारी मिलती है ये है इंपॉर्टेंट, कहां से मिलती है, अशोक के 13वां शिलालेख से इससे जानकारी मिलती है। और ये जो आपका कलिंग युद्ध हुआ था इसके बाद में अशोक की जिंदगी या उसकी लाइफ एकदम तरीके से चेंज हो जाती है। जो पहले बहुत मारकाट वाली जिंदगी थी वो बिल्कुल एकदम चेंज हो जाती है जब अशोक कलिंग पहुंचता है। कलिंग वर्तमान में कहां है, जो हमारा उड़ीसा का जो क्षेत्र है, जो उड़ीसा है उसी को कलिंग बोला जाता था। जब अशोक रणभूमि में पहुंचता है और वहां लोगों को बिलखते हुए देखता है तो इसकी आत्माएं अंदर से रोने लगती हैं और कहता है आज के बाद कोई युद्ध नहीं और मैं केवल और केवल धम्म नीति का, किसका, बहरी घोष छोड़ के धम्म नीति का अनुपालन करूंगा। ठीक है, और ये कितने में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था ये युद्ध। ठीक है, आगे चलेंगे। हाथी गुफा अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग पर नंदराज का शासन था। ठीक है, जब कलिंग पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां किसका शासक हुआ था, नंदराज का शासक हुआ था। ये किसके द्वारा पता चलता है, हाथी गुफा अभिलेख के द्वारा हमें ये चीजें पता चलती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। सबसे पहले जो सफलतापूर्वक अगर जो किसी ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने उसके शिलालेखों को पढ़ा था। क्वेश्चन बना है आपकी परीक्षा में, आप प्रीवियस ईयर देखोगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जबकि खोज 1750 में पेनथेलर ने की थी जिन शिलालेखों की संख्या उस टाइम कितनी पाई गई थी, 14 पाई गई थी। किनकी शिलालेखों की संख्या, और जो पहली बार खोज की थी वो आपकी किसने की थी, पेनथेलर ने की थी और 1750 में ये खोज कर चुके थे पहली बार। ठीक है, और जो 1837 में थे, खोज तो 1750 में कर ली थी लेकिन उनको पढ़ना नामुमकिन था। वो बहुत सी भाषाएं थी, खरोष्टी और जी आपकी एरामाइक, कई भाषाओं में, जो अभी मैं आगे जो पार्ट 3 आएगा उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं इन चीजों को। ठीक है, तो 1837 में सबसे पहले कामयाबी किसको मिली थी, जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मौर्य वंश के ऊपर पार्ट 2 था और आपका बिंदुसार खत्म होते हैं, अशोक खत्म होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य पार्ट 1 में मैंने कवर किए हैं।
और आपका एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो वैद्रथ था, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था। वैद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग कौन था? आपका मौर्य वंश के अंदर जो आपका वैद्रथ थे, वैद्रथ के जो सेनापति था वो पुष्यमित्र शुंग था, और पुष्यमित्र शुंग ने वैद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 2 था। तब तक अच्छे तरीके से पढ़िए, वीडियो को शेयर कीजिए, जहां तक हो सकता है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए अपना हमें, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।